सीटेट सोशल साइंस 2026। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। राज्यसभा मुख्य देश के राज्य के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करती है। राज्यसभा कोई भी विधान, कानून और विधेयक बनाने का प्रस्ताव पेश नहीं कर सकती। विधेयक को कानून के रूप में लागू करने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि उसे राज्यसभा की सहमति मिल चुकी हो। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। राज्यसभा मुख्यतः देशों के राज्य के प्रतिनिधियों के रूप में कार्य करती है। ये सही है, बी गलत। राज्यसभा संसद का उच्च सदन है। इसे द्वितीय सदन या वरिष्ठ सदन भी कहा जाता है। यह भारतीय संघ के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करता है। राज्यसभा को संसद का स्थायी सदन कहा जाता है क्योंकि यह कभी भी पूर्णतः भंग नहीं होती है। भारतीय संविधान की 4 अनुसूचित राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के राज्य में सीटें के आवंटन से संबंधित है। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 है, जिनमें से 238 सदस्य राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधित्व अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए हैं और 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। राज्यसभा में राज्य के प्रतिनिधि राज्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। लोकसभा द्वारा शुरू किए गए कानूनों की समीक्षा करने और उनमें बदलाव करने की राज्यसभा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह कानून भी शुरू कर सकता है और कानून बनाने के लिए राज्यसभा से पारित होने के लिए एक विधेयक की आवश्यकता होती है। कपास जब रुमाल तौलिया बनाता है तब वह केवल डैश से गुजरता है। थोक बाजार से, साप्ताहिक बाजार से, मॉल से, बाजार की श्रृंखला से। कपास जब रुमाल तैयार बनता है तब वह केवल डैश से गुजरता है। बाजार की श्रृंखला से, बाजार की श्रृंखला से। साप्ताहिक बाजार में साप्ताहिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह सप्ताह के एक विशिष्ट दिन आयोजित किया जाता है। साप्ताहिक बाजारों में अस्थायी दुकान नहीं होती है। व्यापारी दिन के लिए दुकानें लगाते हैं और शाम को उन्हें बंद कर देते हैं। फिर वह अगले दिन दूसरे स्थान पर स्थापित हो सकते हैं। भारत में ऐसे हजारों बाजार हैं। लोग अपनी दैनिक आवश्यकताओं के लिए यहाँ आते हैं। थोक व्यापार बड़ी मात्रा में वस्तुओं और सेवाओं को खरीद और बिक्री के संदर्भित करता है, जिसे फिर से बेचा या अन्य उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाता है। थोक व्यापारी वे लोग हैं जो खुदरा विक्रेताओं, व्यापारी, औद्योगिक घराने को और व्यावसायिक उपयोग के लिए सामान होते हैं। मॉल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स शहरी क्षेत्र के बाजार में जिनमें कई दुकान होती है। मॉल बड़ी बहुमंजिली वातानुकूलित इमारतें होती हैं जिनमें अलग अलग मंजिलों पर दुकानें होती हैं। मॉल में हमें ब्रांडेड और नॉन ब्रांडेड दोनों तरह के सामान मिलते हैं। बाजारों की श्रृंखला तब बनती है जब व्यापारी उत्पादकों से उपभोक्ताओं को माल की आपूर्ति करता है। बाजार की श्रृंखला निर्माता और उपभोक्ताओं के उद्देश्य को पूरा करती है।
निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। फूलमती रामागान को धान के खेतों में काम करती है और प्रतिदिन के 40 रुपये कमाती है। राम मोहन अपने खेत में काम करती है और रामाज्ञा को मिल में भी काम करती है। इसमें कौन भूमिहीन मजदूर है? फूलवती, रामाज्ञा, राजमोहन और फूलवती। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फूलमती रामाज्ञा के धान के खेत में काम करती है और प्रतिदिन के 40 रुपये कमाती है। राजमोहन अपने खेत पर काम करता है और रामाज्ञा की मिल में भी काम करता है। इसमें कौन भूमिहीन मजदूर है? फूलवती। भूमिहीन मजदूर वह होता है जिसके पास अपनी स्वयं की कोई जमीन नहीं होती है और वह अपनी जीविका कमाने के लिए किसी और की जमीन पर काम करता है। भूमिहीन मजदूर उन लोगों को संदर्भित करते हैं जिनके पास खेती के लिए कोई जमीन नहीं होती है या जिन्हें आर्थिक प्रणाली या अमीर लोग जिनके पास बहुत अधिक जमीन होती है उनके द्वारा खेती की जाने वाली भूमि के मालिक होने से रोका जाता है। भारत में कृषि श्रम की समस्या। कृषि श्रम की हाशियाकरण, मजदूरी और आय, रोजगार और काम करने की स्थिति, ऋणग्रस्त कृषि श्रम में महिलाओं के लिए कम मजदूरी, वे भोजन, आवास, स्वास्थ्य, स्वच्छता, शिक्षा जैसी कई बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं। मैं यह विचार सहन नहीं कर सकता कि जिस व्यक्ति के पास संपत्ति है वह वोट मत दे सकता है, लेकिन वो आदमी जिसके पास चरित्र है पर संपत्ति या शिक्षा नहीं है वह वोट मत नहीं दे सकता। यह तो दिन भर आप अपना पसीना बहाकर ईमानदारी से काम करता है और वह वोट मत नहीं दे सकता क्योंकि उसने गरीब आदमी होने का गुनाह किया है। उपयुक्त शब्द निम्न में से किसने कहा? बी.आर. अम्बेडकर, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस। तो महात्मा गांधी जी ने यह शब्द 1931 में यंग इंडिया पत्रिका में लिखे थे। गांधी जी ने 1931 में यंग इंडिया पत्रिका में लिखे थे। यंग इंडिया महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया अंग्रेजी में एक साप्ताहिक पत्र या पत्रिका थी। इस काम के माध्यम से वह भारत की स्वशासन या स्वराज्य की मांग को लोकप्रिय बनाना चाहते थे। महात्मा गांधी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के सबसे महान नेता थे। मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा गांधी के नाम से जाना जाता है। मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1859 को गुजरात के काठियावाड़ रियासत के पोरबंदर में हुआ था। दक्षिण अफ्रीका 1893 से 1915 में उन्होंने जन आंदोलन की एक नई पद्धति के साथ नस्लवादी शासन का सफलतापूर्वक मुकाबला किया जिसे उन्होंने सत्याग्रह कहा। उन्होंने सत्याग्रह का विचार देते हुए सत्य की शक्ति और सत्य की खोज की आवश्यकता पर बल दिया। बी.आर. अम्बेडकर को भारतीय संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है। वह भारतीय संविधान के मुख्य वास्तुकारों में से एक थे। वह संविधान सभा की मसौदा समिति के
अध्यक्ष थे और उन्हें भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद में हुआ था। उन्होंने स्वतंत्र संग्राम में एक प्रमुख भूमिका निभाई और स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने राष्ट्र अपना अब तक का प्रसिद्ध संबोधित ट्रस्टवाद डेस्टिनी दिया। वे गुट-निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक और नेता थे। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 में को कटक, उड़ीसा खंड, बंगाल प्रांत में प्रभावती दत्त बेस और जानकीनाथ बेस के घर हुआ था। सुभाष चंद्र बोस 2 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष 1938 हरिपुर और 1939 त्रिपुरी चुने गए। एक पितृसत्तात्मक समाज वह होता है जहाँ महिलाओं को सरकार चुनने के लिए वोट देने का मौका मिलता है। महिला सार्वजनिक जीवन में भाग लेती है। महिलाओं को विभिन्न तरीकों से भेदभाव और उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है। महिलाओं के पास पुरुषों की तरह के कपड़े पहनने का विकल्प होता है। एक पितृसत्तात्मक समाज वह होता है जहाँ महिलाओं को विभिन्न तरीकों से भेदभाव और उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है। पितृसत्तात्मक समाज वह समाज है जो पुरुषों को अधिक महत्व देता है और महिलाओं को पर पुरुषों के शासन करने की शक्ति देता है। मातृसत्तात्मक समाज वह समाज होता है जो महिलाओं को अधिक महत्व देता है और पुरुषों पर महिलाओं को शासन करने की शक्ति देता है। पितृसत्ता शब्द ग्रीक शब्द पैट्रियार्क्स से आया है जिसका अर्थ है एक जाति का मुखिया। पितृसत्तात्मक समाज में महिलाओं को विभिन्न तरीकों से शोषण, भेदभाव और उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है। हमारे देश में स्वतंत्रता के बाद से कुछ सुधार के बावजूद महिला अभी भी पुरुषों से काफ़ी पीछे हैं। विश्व के कुछ हिस्से में उदाहरण के लिए स्वीडन, नॉर्वे और फिनलैंड जैसे स्कैंडिनेवियन देश में सार्वजनिक जीवन में महिला की भागीदारी बहुत अधिक है। निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार में स्वास्थ्य, पर्यावरण का अधिकार निहित है? जीवन का अधिकार, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार है। निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार में स्वास्थ्य, पर्यावरण का अधिकार निहित है? जीवन का अधिकार, स्वास्थ्य पर्यावरण का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के मौलिक अधिकार में निहित है। अनुच्छेद 21 घोषित करता है कि किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित नहीं किया जाएगा। यह अधिकार नागरिकों और गैर नागरिकों दोनों के लिए उपलब्ध है। सर्वोच्च न्यायालय ने इस अधिकार को मौलिक अधिकारों का हृदय बताया है। न्यायमूर्ति भगवती के अनुसार अनुच्छेद 21 एक लोकतांत्रिक समाज में सर्वोच्च महत्व के संवैधानिक
मूल्य का प्रतीक है। कुछ अधिकार को जो वर्तमान में अनुच्छेद 21 के दायरे में शामिल हैं, उनमें शामिल हैं मानवीय गरिमा के साथ जीवन का अधिकार, प्रदूषण मुक्त पानी और हवा सहित सभ्य पर्यावरण का अधिकार और खतरनाक उद्योग से सुरक्षा, आजीविका का अधिकार, एकतांत्रता का अधिकार, आश्रय का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, 14 वर्ष की आयु तक निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, निःशुल्क कहानी सहायता का अधिकार, एकांकित कारावास आदि के विरुद्ध अधिकार, समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18 समानता का अधिकार कानून के समक्ष सभी को समान समय व्यवहार का प्रावधान करता है, विभिन्न आधारों पर भेदभाव को रोकता है, सार्वजनिक रोजगार के मामलों में सभी को समान मानता है और अस्पृश्यता में उपाधियों को समाप्त करता है। स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार नागरिकों को भाषा और अभिव्यक्ति संघ बनाने, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की स्वतंत्रता, गरिमापूर्ण जीवन जीने की स्वतंत्रता आदि से संबंध में बुनियादी स्वतंत्रता देता है। शोषण के खिलाफ अधिकार, अनुच्छेद 23 और 24 सभी प्रकार के जबरन श्रम, बाल श्रम और लोगों की तस्करी को रोकता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। संविधान का उद्देश्य देश की राजनीतिक व्यवस्था तय करना होता है। संविधान का उद्देश्य अपने देश के नागरिकों की सार्वजनिक और निजी जिंदगी को निर्देशित करना होता है। सही विकल्प का चयन कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। संविधान का उद्देश्य देश की राजनीतिक व्यवस्था तय करना होता है। ये सही है, बी गलत। संविधान कानूनों और नियमों का एक समूह है जो एक राज्य की सरकार की मशीनरी स्थापित करता है और जो सरकार के विभिन्न संस्थानों और घटकों के बीच संबंधों को परिभाषित और निर्धारित करता है। संविधान कुछ आदर्शों को निर्धारित करता है जो उस देश के आधार का निर्माण करते हैं जिसमें हम नागरिक के रूप में रहने की इच्छा रखते हैं। एक संविधान हमें बताता है कि हमारे समाज की मौलिक प्रकृति क्या है। एक देश प्रायः लोगों के विभिन्न समुदायों से बना होता है जो कुछ विश्वासों को साझा करते हैं, लेकिन आवश्यकता नहीं कि सभी मुद्दे पर सहमत हों। एक संविधान नियमों और सिद्धांतों को एक समूह के रूप में कार्य करने में मदद करता है जिस पर किसी देश के सभी व्यक्ति सहमत हो सकते हैं। जिस तरह से वह चाहते हैं कि देश को जो शासित किया जाए। संविधान में न केवल सरकार का प्रकार शामिल है बल्कि कुछ आदर्शों पर एक समझौता भी शामिल है जिसे वह सभी मानते हैं कि देश को बनाए रखना चाहिए। संविधान बुनियादी नियमों का एक समुच्चय प्रदान करता है जो समाज के सदस्यों के बीच न्यूनतम समन्वय की अनुमति देता है। लोकतांत्रिक समाज में संविधान प्रायः ऐसे नियम निर्धारित करता है जो हमारे राजनीतिक नेताओं द्वारा अधिकार के इन दुरुपयोग से बचाव करते हैं।
भारतीय संविधान के बारे में तथ्य। 1934 में एम.एन. राय ने पहली बार एक संविधान सभा के विचार का प्रस्ताव रखा। 1946 की कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा के गठन के लिए चुनाव हुआ। संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। भारतीय संविधान की मूल संरचना भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है। भारत में विश्व का सबसे लंबा संविधान है। भारत के संविधान ने अपनी कुछ विशेषताओं के ब्रिटेन, आयरलैंड, जापान, अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा सहित कई देशों से उधार लिया है। निम्नलिखित में से कौन सा नागरिक दीवानी कानून के दायरे में नहीं आता? तलाक का मुद्दा दायर करना, बच्चे की परीक्षा का दावा करना, जमीन की बिक्री के संबंधित विवाद, दहेज के लिए औरतों को तंग करना। निम्नलिखित में से कौन सा नागरिक दीवानी कानून के दायरे में नहीं आता है? दहेज के लिए औरतों को तंग करना। दहेज के लिए औरतों को तंग करना दीवानी मामलों में व्यक्तियों के अधिकार कानून का किसी भी नुकसान या चोट से संबंधित है। उदाहरण के लिए भूमि की बिक्री, माल की खरीद, किराए के मामले, तलाक के मामले से संबंधित विवाद। दीवानी कानून में गलत काम करने वाले पर शिकायतकर्ता का पीड़ित पक्ष द्वारा मुकदमा चलाया जाता है। दीवानी कानून को मानने में आपराधिक कानून की तरह कोई सजा नहीं है, लेकिन पीड़ित पक्ष को मुआवजा मिलता है और विवाद का निपटारा हो जाता है। दीवानी कानून के मामले में अदालत की शक्ति पीड़ित पक्ष को हुए नुकसान की भरपाई के लिए निर्णय या निषेधादेश पारित करने की है। आपराधिक मामले आचरण या कृत्यों से संबंधित हैं जो अधिकार कानून को किसी भी नुकसान या चोट से निपटने के लिए अपराध के रूप में परिभाषित करते हैं। उदाहरण के लिए व्यक्तियों का उदाहरण के लिए अधिक दहेज लाने के लिए किसी महिला को प्रताड़ित करना, हत्या करना, यह आम तौर पर एक याचिका दायर करने के साथ शुरू होता है जिसे पुलिस के साथ प्रथम सूचना रिपोर्ट से पहले दायर किया जाता है, जो अपराध की जांच करता है, जिसके बाद अदालत में मामला दायर किया जाता है। दोषी पाए जाने पर आरोपी को जेल भेजा जा सकता है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है। आपराधिक कानून के मामलों में किए गए अपराध की गंभीरता के अनुसार सजा दी जाती है या जुर्माना लगाया जा सकता है। आपराधिक कानून में आरोपी व्यक्ति पर कानून की अदालत में मुकदमा चलाया जाएगा। आपराधिक कानून के मामले में अदालत की शक्तियाँ जुर्माना, किसी अपराध की दोषियों को कारावास या प्रतिवादी की रिहाई का आरोप लगा रही है।
निम्न में से किस अनुच्छेद के आधार पर जाति आधारित भेदभाव के चलते एक दलित समुदाय का व्यक्ति न्यायालय में मुकदमा दायर कर सकता है? अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 17 सही विकल्प का चयन कीजिए। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के आधार पर जाति आधारित भेदभाव के चलते एक दलित समुदाय का व्यक्ति न्यायालय में मुकदमा दायर कर सकता है? अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 17 दोनों। इसे दोनों। अनुच्छेद 15 धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है। इसका मतलब यह है कि राज्य इनमें से किसी भी आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं कर सकता है। उदाहरण के लिए, राज्य किसी दलित व्यक्ति को उसकी जाति के कारण नौकरी या शिक्षा से वंचित नहीं कर सकता है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता या और किसी भी रूप में इसके अभ्यास को समाप्त करता है। इसका मतलब यह है कि अस्पृश्यता का अभ्यास अवैध और कानून द्वारा दंडनीय है। अस्पृश्यता कुछ जातियों के लोग, विशेषकर दलित जिन्हें अछूत माना जाता है, के साथ भेदभाव करने की प्रथा है। यह भेदभाव कई रूप ले सकता है, जैसे उन्हें सार्वजनिक सुविधाओं, आवास और शिक्षा तक पहुँच से वंचित करना। इसलिए दोनों लेखन जातिगत भेदभाव के एक मामले के लिए प्रासंगिक है। एक दलित अदालत में मामला दर्ज करने के लिए यह तो लेख या दोनों का उपयोग कर सकता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी दलित व्यक्ति को उनकी जाति के कारण नौकरी से वंचित किया जाता है तो अनुच्छेद 15 के तहत अदालत में मामला दायर कर सकता है। यदि किसी दलित व्यक्ति को उसकी जाति के कारण सार्वजनिक सुविधा से वंचित किया जाता है तो वह अनुच्छेद 17 के तहत अदालत में मामला दायर कर सकता है। अविवाहित महिला होने के कारण रिंकी को किराए पर घर मिलने में कठिनाई हो रही है। संपत्ति विक्रेता उसे अपनी झूठी वैवाहिक स्थिति बताने की सलाह देता है। सामाजिक न्याय की दृष्टि से इस संबंध में उसकी निम्न में से कौन सी प्रतिक्रिया तर्कसंगत होगी? झूठ वैवाहिक स्थिति नहीं बताऊंगी, यह मेरी प्रतिष्ठा और आत्म सम्मान के विरुद्ध है। मैं झूठी वैवाहिक स्थिति नहीं बताऊंगी क्योंकि मुझे अविवाहित और स्वतंत्र रहना पसंद है। मैं झूठी वैवाहिक स्थिति बताऊंगी, यह कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है। मुझे घर चाहिए। मैं झूठी वैवाहिक स्थिति बताऊंगी क्योंकि इससे सामान्य रूप से वैवाहिक बताना मेरी सामाजिक प्रतिष्ठा को बढ़ाएगी। अविवाहित महिला होने के कारण रिंकी को किराए पर घर मिलने से कठिनाई हो रही है। संपत्ति विक्रेता उसे अपनी झूठी वैवाहिक स्थिति बताने की सलाह देता है। सामाजिक न्याय की दृष्टि से इस संबंध में उसकी निम्न में से कौन सी प्रतिक्रिया तर्कसंगत होगी? झूठी वैवाहिक स्थिति नहीं बताऊंगी, मेरी प्रतिष्ठा और आत्मसम्मान के विरुद्ध है। सामाजिक न्याय सूचित करता है कि प्रत्येक व्यक्ति समान आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक अधिकारों और अवसरों का हकदार है।
सामाजिक न्याय के 5 सिद्धांत हैं, अर्थात पहुँच, समानता, विविधता, भागीदारी और मानवाधिकार है। संसाधन तक पहुँच सामाजिक न्याय का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। यह दर्शाता है कि किस हद तक विभिन्न सामाजिक आर्थिक समूहों के सभी को जीवन में एक समान शुरुआत देने के लिए समान पहुँच प्राप्त होती है। कोई समाज अपने नागरिकों के लिए स्वास्थ्य, देखभाल, भोजन, आश्रय, शिक्षा और मनोरंजन के अवसरों जैसे कई संसाधनों और सेवाओं की पेशकश करते हैं। समानता से तात्पर्य है कि कैसे व्यक्तियों को समान परिणामों की ओर बढ़ाने के लिए उनकी आवश्यकताओं का सामाजिक आर्थिक स्थिति के लिए विशिष्ट उपकरण दिए जाते हैं। यह समानता के विपरीत है, जहाँ सभी को समान परिणाम की ओर बढ़ने के लिए समान उपकरण प्रदान किए जाते हैं। जैसे कुछ व्यक्ति और समूहों की अधिक उन्नत आवश्यकताओं के कारण अक्सर समान चीजें समान नहीं होती है। सामाजिक न्याय इक्विटी मुद्दे को संबोधित करने के साथ एकीकृत में आगे बढ़ने वाली नीतियाँ शामिल हो सकती हैं, जो प्रणालीगत बाधाओं को दूर करने के लिए सहायता प्रदान करती है। इस प्रकार यदि सूत्री रिंकी को एक अकेली महिला होने के कारण किराए पर अपार्टमेंट मिलना मुश्किल लगता है, सबसे अधिक सूचित और तर्कसंगत प्रतिक्रिया होगी, मैं अपने वैवाहिक स्थिति को नकली नहीं बनाऊंगा, क्योंकि इससे मेरी गरिमा और आत्मसम्मान प्रभावित होगा। भागीदारी से तात्पर्य है कि कैसे समाज में हर किसी को अपने राय और चिंताओं को मौलिक रूप से व्यक्त करने के लिए एक आवास अवसर दिया जाता है, और किसी भी निर्णय लेने में उनकी भूमिका होती है जो उनकी आजीविका और जीवन स्तर को प्रभावित करती है। सामाजिक न्याय तब होता है जब व्यक्तियों का एक छोटा समूह एक बड़े समूह के लिए निर्णय लेता है, जबकि कुछ और लोग अपनी राय व्यक्त करने में असमर्थ होते हैं। विविधता को समझना और सांस्कृतिक मतभेदों को मूल्य की सराहना करना विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि नीति निर्माण अक्सर ऐसे नीतियों का निर्माण करने में सक्षम होते हैं जो विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच मौजूद मतभेदों को ध्यान में रखते हैं। यह पहचानना महत्वपूर्ण है कि कुछ समूहों को समाज में अधिक बाधाओं का सामना करना पड़ता है, और असमानताओं पर विचार करके नीति निर्माण और सिविल सेवक हाशिए पर या वंचित समूहों के लिए अवसरों का विस्तार करने के लिए एक मजबूत स्थिति होगी। जाति, लिंग, जातीयता, लिंग, आय और अन्य विशेषताओं जैसे कारकों के आधार पर रोजगार में भेदभाव समाज में निरंतर मुद्दे हैं, और भेदभावपूर्ण प्रथाओं का विरोध करने के लिए
نیتیوں کو لاگو کرنا ایک طریقہ ہے جس میں وودھتا کو دھیان میں رکھا جاتا ہے۔ مانو ادھیکار سماجک نیائے کے سب سے مہتوپورن سدھانتوں میں سے ایک ہے اور اودھارنا کا ایک مولبھوت حصہ ہے۔ مانو ادھیکار اور سماجک نیائے نشچت روپ سے پارسپرک جڑے ہوئے ہیں اور ایک کے بنا دوسرے کا استعمال اسمبھو ہے۔ مانو ادھیکار ان سماجوں کے لیے مولک ہیں جو ویکتیوں اور سرکاروں، سنگھنوں اور ویکتیوں کو ناگرک، آرتھک، راجنیتک، سانسکرتک اور قانونی ادھیکاروں کا سامنا کرتے ہیں اور یدی وہ ان ادھیکاروں کو بنائے رکھنے میں وفل رہتے ہیں تو انہیں ذمہ دار ٹھہرایا جانا چاہیے۔ وہ کئی سماجوں کے اتیانت مہتوپورن ہیں اور انترراشٹریہ اپرادھک نیالے اور سنیکت راشٹر مانواधिکار پریشد جیسے سنستھانوں کے مادھیم سے انترراشٹریہ استر پر مانیتا پراپت ہے۔ نمنلکھت کتھنوں میں سے کون سا کتھن صحیح ہے؟ جب اتہاس کار ایتہاسک پتر، مانچتروں ایوم گرنتھوں کو پڑھتے ہیں تب انہیں وبھن ایتہاسک پرسنگوں کے پرتی سنویدنشیل ہونا چاہیے۔ اتہاس الگ الگ سموہوں کے لوگوں کے لیے الگ الگ تھا۔ صحیح وکلپ کا چین کیجیے۔ نمنلکھت کتھنوں میں سے کون سا صحیح ہے؟ جب ایتہاسک پتروں، مانچتروں ایوم گرنتھوں کو پڑھتے ہیں تب انہیں وبھن ایتہاسک پرسنگوں کے پرتی سنویدنشیل ہونا چاہیے۔ اتہاس الگ الگ سموہوں کے لوگوں کے لیے الگ الگ تھا۔ دونوں صحیح۔ جب اتہاس کار اتیت کے دستاویزوں، نقشے اور گرنتھوں کو پڑھتے ہیں تب انہیں وبھن ایتہاسک پشٹھ بھومیوں کے پرتی سنویدنشیل ہونا پڑتا ہے۔ سندربھ جس میں اتیت کے بارے میں جانکاری تیار کی گئی ہے، انہیں وبھن ایتہاسک پشٹھ بھومی کو دھیان میں رکھنا چاہیے۔ سمان روپ سے مہتوپورن تتھیہ یہ ہے کہ مانچتر کارٹوگرافی کا وگیان سمے سمے پر بھنن ہوتا ہے۔ اتہاس کاروں کو ان کے دوارا اپیوگ کیے جانے والے شبدوں کے بارے میں ساودھان رہنا چاہیے کیونکہ سمے کے پریورتن کے ساتھ ان کے ارتھ بدلتے رہتے ہیں۔ یدی کوئی اتہاس کار ایسا کرنے میں وفل رہتا ہے تو پوری ویاکھیا وناشکاری ہو سکتا ہے کیونکہ یہ ایک الگ اودھارنا اور اس میں اتیت کو بتاتی ہے۔ لوگوں کے وبھن سموہوں کے لیے اتیت الگ الگ تھا کیونکہ الگ الگ لوگ جیسے کہ راجا اور کسان بہت الگ جیون جیتے ہیں تو ان کا اتیت بھی بہت الگ رہا ہوگا۔ اداہرن کے لیے انہیں بہت الگ طریقوں سے جنم دن منایا ہوگا یا بہت الگ پرکار سے گھروں اور پریواروں میں رہے ہوں گے۔ راجاؤں نے اپنے جیون اور یدھ کے درجے ریکارڈ کرنے کے لیے بہت پیسہ خرچ کیا لیکن عام لوگوں کے جیون جیسے کہ کسان، شکاری، چرواہے، سنگراہک اور شلپکار درج نہیں کیے جاتے اور اس لیے اتہاس کار اور
पुरातत्वविद जितने अलग अलग अतीत का अध्ययन कर सकते हैं करते हैं। सामाजिक अध्ययन और सामाजिक विज्ञान के संबंध के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? सामाजिक विज्ञान का एकीकृत अध्ययन ही सामाजिक अध्ययन है। सामाजिक अध्ययन और सामाजिक विज्ञान एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। सामाजिक अध्ययन और सामाजिक विज्ञान पूर्णतः दो अलग अलग विषय हैं। सामाजिक अध्ययन सामाजिक विज्ञान का एक छोटा हिस्सा मात्र है। सामाजिक अध्ययन और सामाजिक विज्ञान के संबंध के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? सामाजिक विज्ञान एकीकृत अध्ययन ही सामाजिक अध्ययन है। सामाजिक अध्ययन मनुष्य और उससे सामाजिक और भौतिक वातावरण के साथ उसकी अंतःक्रिया से संबंधित है। सामाजिक अध्ययन मानवीय संसाधनों का संचालन करता है। सामाजिक विज्ञान एक ऐसा शब्द है जो मनुष्य की अंतःक्रिया से संबंधित शैक्षणिक विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला को संदर्भित करता है। सामान्य सामाजिक विज्ञान के इतिहास, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, राजनीतिक विज्ञान और कभी कभी दर्शन और धार्मिक शामिल हैं। यूएस अमेरिका नेशनल काउंसिल फॉर द सेशन स्टडीज सामाजिक अध्ययन के लिए अमेरिकी राष्ट्रीय परिषद के अनुसार सामाजिक अध्ययन नागरिक क्षमता को बढ़ावा देने के लिए सामाजिक विज्ञान और मानविकी का एकीकृत अध्ययन है। सामाजिक अध्ययन ऐसे विषय हैं जो स्कूली छात्रों को अक्सर पढ़ाए जाते हैं ताकि उन्हें यह समझने में मदद मिल सके कि समाज को प्रभावी नागरिक कैसे बने। सामाजिक विज्ञान और सामाजिक अध्ययन के बीच मुख्य अंतर उनके उद्देश्य में मौजूद हैं। सामाजिक विज्ञान में आप मनुष्य को, समूहों को, समाज और सामाजिक जीवन का अध्ययन करते हैं, जबकि सामाजिक अध्ययन में आप प्रभावी नागरिकों को बढ़ावा देने के लिए सामाजिक विज्ञान और मानविकी दोनों का अध्ययन करते हैं। इस प्रकार यह निष्कर्ष निकाला गया है कि सामाजिक विज्ञान का एकीकृत अध्ययन ही सामाजिक अध्ययन है। सामाजिक अध्ययन और सामाजिक विज्ञान से संबंध के बारे में सही कथन है। छात्रों में रचनात्मकता के विकास के लिए सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को निम्न में से क्या करना चाहिए? संदर्भ पूरकों का उपयोग करके शिक्षण करना, पारंपरिक शिक्षण अधिगम विधियों को अपनाना, कक्षा में वाद विवाद एवं ध्रुवण विधि का प्रयोग करना, गतिशील आधारित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में छात्रों को शामिल करना। छात्रों के रचनात्मक के विकास के लिए सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को निम्न में से क्या करना चाहिए? गतिशील आधारित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में छात्रों को शामिल करना। सामाजिक विज्ञान विषय हमारी गतिशील समाज के विविध सरोकार को समाहित करता है और इसकी विषय वस्तु को इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र के विभिन्न विषयों से लिया जाता है। इसलिए सामाजिक विज्ञान शिक्षण को एक संवादात्मक वातावरण में शिक्षार्थी के ज्ञान प्राप्ति और कौशल की दिशा में सहायक होने की आवश्यकता है।
अधिगम की प्रक्रिया को सहभागी बनाने के लिए व्याख्या से हटकर शिक्षण की अधिगम नवीन विधियों को अपनाने की आवश्यकता है। रचनात्मकता किसी व्यक्ति को अपने विचारों, रायों, धारणाओं और गतिविधियों में नवीनतम लाने की क्षमता है। कोई भी रचनात्मक व्यक्ति कुछ ऐसा बना या खोज सकते हैं जो सिद्धांत, पूर्वानुमान, संभावना और किसी भी नई वस्तु के संदर्भ में नया, अनियमित और भिन्न हो। शिक्षक को छात्रों को स्वयं के अधिक स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने के अवसर प्रदान करने चाहिए, क्योंकि जितना अधिक वो सीखेंगे और समझेंगे, उतना ही अधिक स्पष्ट रूप से वे कई आयामों को देख और सोच सकते हैं, जो स्वचालित रूप से उनकी रचनात्मकता को बढ़ाएगा। एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक को गतिशील आधारित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में छात्रों को शामिल करने और पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता होती है। इसका उद्देश्य छात्रों को स्वतंत्र रूप से सोचने में सक्षम बनाना है और यह एक चुनौती पर आधारित लक्ष्य संचालित गतिविधि है। इसका उद्देश्य सफलता और कुशल सहयोग को बढ़ावा देना है। यह गतिविधियाँ उन्हें रचनात्मक विकसित करने और उनके कौशल को बढ़ाने में मदद करती है। इस प्रकार यह निष्कर्ष निकाला गया है कि छात्रों से रचनात्मकता के विकास के लिए सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को गतिशील आधारित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में छात्रों को शामिल करने पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता होती है। कपड़ा वहाँ बन सकता है जहाँ कपास, पानी के साधन, परिवहन और काम कर सकने की उम्र वाले लोग उपलब्ध हो। इसे निम्न में से किस कल्पना को समझाने के लिए उदाहरण के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है? जमीन के इस्तेमाल में पैटर्न प्रतिक्रिया, क्षेत्रीय साझेदारी, स्थानीय अंतःक्रिया, केंद्रीय स्थान। कपड़ा वहाँ बन सकता है जहाँ कपास, पानी के साधन, परिवहन और काम कर सकने की उम्र वाले लोग उपलब्ध हो। इसे निम्न में से किस संकल्पना को समझने के लिए उदाहरण के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है? स्थानिक अंतःक्रिया के सिद्धांत उत्पत्ति का श्रेय अमेरिकी भूगोलवेत्ता ई.एन. उलमैन को दिया जाता है। स्थानिक संपर्क एक बुनियादी अवधारणा है जो इस बात पर विचार करती है कि लोगों की आवाजाही, माल ढुलाई, सेवाओं, ऊर्जा या सूचना के संदर्भ में स्थान एक दूसरे के साथ कैसे संपर्क करते हैं। स्थानीय अंतःक्रियाओं के लिए पूरकता, हस्तक्षेप करने का अवसर और स्थानीयता तीन आधार हैं। पूरकता: स्थानों के बीच एक पूरक आपूर्ति-मांग संबंध मौजूद है। एक आर्थिक प्रणाली मात्रांतर गतिविधियों की एक बड़ी श्रृंखला पर
आधारित है। बीच का अवसर यह एक ऐसे स्थान को संदर्भित करता है जो मूल स्थान या गंतव्य बिंदु के रूप में बेहतर विकल्प प्रदान कर सकता है। स्थानीयता कारण हस्तांतरणीयता दूरी, समय और लागत पर काबू पाने के द्वारा स्थानों के बीच होने वाली बातचीत की संभावना को संदर्भित करती है। वस्त्र का निर्माण वहाँ किया जा सकता है जहाँ कपास, जल संसाधन, कामकाजी उम्र के जनसंख्या और परिवहन सभी उपलब्ध है। इस उपक्रम में स्थानिक संपर्क अवधारणा को समझने के लिए एक उदाहरण के रूप में किया जा सकता है। इस उदाहरण के द्वारा हमें विद्यालय को निम्नलिखित बातें सिखा सकते हैं। स्थानों के बीच आपूर्ति मांग संबंध मौजूद हो। कैसे कोई स्थान मूल स्थान या गंतव्य स्थान के रूप में बेहतर विकल्प प्रदान कर सकता है। दूरी, समय और लागत पर काबू पाकर स्थानों के बीच होने वाली बातचीत की संभावना, क्षेत्रीय विभेदन, मानव और भौतिक दोनों घटनाओं के वितरण का अध्ययन है और वह एक दूसरे से और अन्य आसपास की घटनाओं, स्थानीय क्षेत्र या अंतरिक्ष में इंगित क्षेत्र से कैसे संबंधित हैं। भूमि उपयोग या नियोजन को भूमि उपयोग पैटर्न के रूप में जाना जाता है। भूमि उपयोग कई कारकों द्वारा निर्धारित किया जा सकता है, जैसे राहत कारक, जलवायु, मिट्टी, जनसंख्या घनत्व और तकनीकी और सामाजिक आर्थिक कारक। केंद्रीय क्षेत्र सिद्धांत एक शहरी क्षेत्र का सिद्धांत है जो एक आवासीय प्रणाली में एक वाणिज्यिक प्रणाली या मानव निपटान में बाजार सेवाओं की संख्या, आकार और दायरे को परिभाषित करने का प्रयास करता है। इसे 1933 में दुनिया भर में शहरों के स्थानीय वितरण का वर्णन करने के लिए पेश किया गया था। निम्नलिखित प्रश्न सामान्यतः सामाजिक विज्ञान के कक्षा में इस्तेमाल किए जाते हैं। उन प्रश्नों का चयन कीजिए जो आलोचनात्मक चिंतन के विकास के लिए उपयुक्त क्षेत्र उपलब्ध कराते हैं। कानून के नियम से आप क्या समझते हैं? अपने रोजमर्रा के जीवन से एक या दो उदाहरण देकर समझाइए। 2 सुझावों को सूचीबद्ध कीजिए जो घरेलू हिंसा के विरुद्ध भारतीय कानून के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। घरेलू हिंसा से आप क्या समझते हैं? महिलाओं को घरेलू हिंसा के विरुद्ध नए कानून के द्वारा प्राप्त 2 संवैधानिक अधिकारों को सूचीबद्ध कीजिए। भारत में कानून के नियम का सामान्य पालन नहीं किया जाता है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। सही विकल्प का चयन कीजिए। निम्नलिखित प्रश्न सामान्यतः सामाजिक विज्ञान की कक्षा में इस्तेमाल किए जाते हैं। उन प्रश्नों का चयन कीजिए जो आलोचनात्मक चिंतन के विकास के लिए विस्तृत क्षेत्र उपलब्ध कराते हैं। भारत के कानून के नियम का सामान्यतः पालन नहीं किया जाता है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। आलोचनात्मक चिंतन नई या अपरिचित स्थितियों, विचारों और रायों के लिए विचार
विचार और तर्क को लागू करने की क्षमता है। यह तथ्य घटनाओं आदि को पहचानने या विश्लेषण करने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है। इसलिए उचित विश्लेषण, मूल्यांकन, अनुमान और स्पष्टीकरण की आवश्यकता होती है। दिए गए प्रश्न में भारत में कानून के नियम का सामान्यतः पालन नहीं किया जाता है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। आलोचनात्मक चिंतन के विकास के लिए क्षेत्र उपलब्ध कराता है, क्योंकि छात्र प्रश्न का उत्तर देने से पहले कई तरीकों से सोचने और इसके बारे में तथ्यों का विश्लेषण करने में सक्षम होंगे। आलोचनात्मक चिंतन केवल विमर्शपूर्वक और व्यवस्थित रूप से सूचनाओं को संबंधित करना है, ताकि आप बेहतर निर्णय ले सकें और कई विचारों को विकसित करने में मदद कर सकें। भूगोल की कक्षा में सामान्यतः निम्नलिखित प्रश्न पूछे जाते हैं। उन प्रश्नों का चयन कीजिए जो आलोचनात्मक चिंतन के विकास के लिए विस्तृत क्षेत्र उपलब्ध कराते हैं। क्या होगा यदि भारत में जंगल से बाघ गायब हो जाए? उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों को सदाबहार वन भी कहा जाता है। उष्णकटिबंधीय वनों की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। क्या होगा यदि 3 वर्ष के लिए मानसून कमजोर तथा क्षीण हो जाए? भूगोल की कक्षा में सामान्यतः निम्नलिखित प्रश्न पूछे जाते हैं। उन्हें प्रश्नों का चयन कीजिए जो आलोचना चिंतन के विकास के लिए विस्तृत क्षेत्र उपलब्ध कराते हैं। क्या होगा यदि भारत में जंगलों से बाघ गायब हो जाए? क्या होगा यदि 3 वर्ष के लिए मानसून कमजोर तथा क्षीण हो जाए? आलोचनात्मक चिंतन एक ऐसी प्रक्रिया है जो किसी व्यक्ति को निर्णय लेने के लिए सूचना एकत्र करने, उसकी व्याख्या करने और उसका मूल्यांकन करने के लिए चिंतनशील, उचित, तर्कसंगत चिंतन का उपयोग करने के लिए चुनौती देती है। आलोचनात्मक चिंतन सभी शिक्षक का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। निम्नलिखित प्रश्न हैं जो आलोचनात्मक चिंतन के लिए विस्तृत क्षेत्र उपलब्ध कराते हैं। क्या होगा यदि भारत के जंगलों से बाघ गायब हो जाए? क्या होगा यदि 3 वर्ष के लिए मानसून कमजोर तथा क्षीण हो जाए? दोनों प्रश्न आलोचनात्मक चिंतन के लिए क्षेत्र प्रदान करते हैं, क्योंकि यह प्रश्न छात्रों को कई तरह से सोचने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। छात्र सोचते हैं, कारण लागू करते हैं और फिर अपने उत्तर को सही ठहराते हैं। विचारक विभिन्न पहलुओं जैसे खोज, अनुसंधान आदि में शामिल होकर समाधान तक पहुँचते हैं। एक अध्यापिका कक्षा में किसी जगह के 2 नए और पुराने चित्रों को दिखाती है तथा वहाँ के एक स्थानीय वृद्ध व्यक्ति उसे परिवर्तन पर संवाद करने के लिए कहती है। अध्यापिका की गतिविधि को संबंध में सही विकल्प की चयन कीजिए। अध्यापिका इतिहास और भूगोल को एकीकृत करना चाहती है। अध्यापिका विद्यार्थियों को विकास की प्रक्रिया समझाना और आत्मसात करना चाहती है।
ایک ادھیاپکا کچھا میں کسی جگہ کے دو نئے اور پرانے چتروں کو دکھاتی ہے تتھا وہاں کے ایک استھانیہ ورد ویکتی سے اس پریورتن پر سنواد کرنے کے لیے کہتی ہے۔ ادھیاپکا کی گتی ودھی کے سمبندھ میں صحیح وکلپ کا چین کیجیے۔ ادھیاپکا اتہاس اور بھگول کو ایکیکرت کرنا چاہتی ہے۔ ادھیاپکا ودیارتھیوں کو وکاس کی پرکریا سمجھانا اور آتمسات کرنا چاہتی ہے۔ اے اور بی دونوں صحیح ہیں۔ بھگول مانو پریاورن سمبندھوں کو پربھاوت کرنے والی گھٹناؤں کے وترن کا ادھین ہے۔ بھگول کی ایک کچھا میں ایک ادھیاپکا کچھا میں کسی جگہ کے دو نئے اور پرانے چتروں کو دکھاتی ہے تتھا وہاں کے ایک استھانیہ ورد ویکتی سے اس پریورتن پر سنواد کرنے کے لیے کہتی ہے۔ اس لیے اس گتی ودھی سے ادھیاپکا اتہاس اور بھگول کو ایکیکرت کرنا چاہتی ہے۔ جگہ کو پرانے اور نئے چتر دکھا کر ادھیاپکا ودیارتھیوں کو وکاس کی پرکریا سمجھانا اور آتمسات کرنا چاہتی ہے۔ ایک استھانیہ ویکتی کو بلا کر ایک ادھیاپکا چھاتروں اور استھانیہ ویکتیوں کے بیچ چرچا کو پروتساہت کرتی ہے، اس لیے انہیں وکاس کی پرکریا کے بارے میں گیان ہوا ہے۔ پراتھمک استر پر ایک سماجک وگیان کی کچھا چرچا کے سندربھ میں نمن کتھنوں پر وچار کریں۔ سماجک وگیان کا شکشن نشکرش کرتے سمے پریبھاشائیں دینے سے بچتا ہے۔ سماجک وگیان میں سمبھوتः ہی کوئی اتر پورن صحیح ہوتا ہے تتھاپی ایک غلط اتر ہو سکتا ہے۔ صحیح وکلپ کا چین کیجیے۔ پراتھمک استر پر ایک سماجک وگیان کی کچھا چرچا کے سندربھ میں نمن کتھنوں پر وچار کریں۔ سماجک وگیان ایک شکشن نشکرشت کر سکتے ہیں، پریبھاشا دینے سے بچتا ہے۔ سماجک وگیان میں سمبھوتः ہی کوئی اتر پورن صحیح ہوتا ہے تتھاپی ایک غلط اتر ہو سکتا ہے۔ دونوں صحیح اور بی کی ویاکھیا کرتا ہے۔ سماجک وگیان سانسکرتک پرمپرا، جیون شیلی، استھان، پریاورن، شکتی اور ادھیکار، شاسن، ارتھ ویوستھا، ناگرک بھاونا آدی جیسے اودھارناؤں یا مدے جن کے سماجک نہت ہیں کا ادھین کرتا ہے۔ پراتھمک استر کی ایک سماجک وگیان کی کچھا چرچا میں سماجک وگیان کا شکشن نشکرش کرتے سمے پریبھاشائیں دینے سے بچتا ہے۔ اودھارنا کیول پریبھاشاؤں پر نربھر نہیں کرتی ہے، اس لیے اودھارناؤں کو پریبھاشاؤں کے آدھار پر سارانشت نہیں کیا جا سکتا ہے۔ سماجک وگیان کی اودھارناؤں میں اتروں کی وودھتا ہو سکتی ہے۔ سماجک وگیان میں سمبھوتः ہی کوئی اتر پورن صحیح ہوتا ہے تتھاپی ایک غلط اتر ہو سکتا ہے۔ چھاتروں میں آلوچناتمک چنتن کے وکاس کے لیے نمن میں سے کون سی یکتی سب سے کم سہایک ہے؟ چھاتروں کو پوروگرہ پہچاننے میں سہایتا کرنا، چھاتروں کو دی گئی سوچنا کو سویکار کرنے اور ستیہ ماننے کے لیے کہنا، چھاتروں کو پرستھتیوں کے وبھن پریچھیدوں کو دیکھنے میں سہایتا دینا، چھاتروں کے پرشن کوشل کو وکست کرنا۔ چھاتروں میں آلوچناتمک چنتن کے وکاس کے لیے نمنلکھت میں سے کون سی یکتی سب سے کم سہایک ہے؟ چھاتروں کو دی گئی سوچنا کو سویکار کرنے اور ستیہ ماننے کے لیے کہنا۔
आलोचनात्मक चिंतन एक ऐसी प्रक्रिया है जो किसी व्यक्ति को निर्णय लेने के लिए सूचना एकत्र करने, उसकी व्याख्या करने और उसका मूल्यांकन करने के लिए चिंतनशील उचित तर्क संगत चिंतन का उपयोग करने के लिए चुनौती देती है। आलोचनात्मक चिंतन सभी शिक्षक के अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। जॉन डीवी ने हालांकि आलोचनात्मक चिंतन को सामान्य विचार के बजाय चिंतनशील विचार के रूप में परिभाषित किया है। यह कथित ज्ञान या सूचना को विश्वसनीयता और निष्कर्ष के सक्रिय, लगातार और सावधानीपूर्वक विचार की प्रक्रिया है। छात्रों को दी गई सूचना को स्वीकार करने और सत्य मानने के लिए कहना छात्रों के आलोचनात्मक चिंतन के विकास के लिए सबसे कम सहायक है, क्योंकि इस युक्ति में वो अपने विचार नहीं दे रहे हैं, वे केवल तथ्य को स्वीकार कर रहे हैं। छात्रों में आलोचनात्मक चिंतन के विकास के लिए उपयुक्त निम्नलिखित हैं। छात्रों को पूर्वाग्रह पहचानने में सहायता करना, छात्रों को परिस्थिति को विभिन्न परिप्रेक्ष्यों में देखने में सहायता देना, छात्रों में प्रश्न कौशल का विकास करना। ये गतिविधियाँ आलोचनात्मक चिंतन का क्षेत्र प्रदान करती हैं, क्योंकि यह प्रश्न छात्रों को कई तरह से सोचने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। छात्र सोचते हैं, कारण लागू करते हैं और फिर अपने उत्तर को सही ठहराते हैं। इस प्रकार यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि छात्र को दी गई सूचना को स्वीकार करने और सत्य मानने के लिए कहना युक्ति छात्रों में आलोचनात्मक चिंतन के विकास के लिए सबसे कम सहायता है। अध्यापक छात्र में आदिवासियों और दलितों के हाशियाई होने की प्रक्रिया पर चर्चा करना चाहते हैं। इसके लिए उन्हें निम्न में से किस शास्त्रीय उपकरणों का प्रयोग करना चाहिए? डेटा, आंकड़ों का इकट्ठा करना, कविताएं, कहानियाँ और घटना वर्णन, केस स्टडी। अध्यापक कक्षा में आदिवासियों और दलितों के हाशियाई होने की प्रक्रिया पर चर्चा करना चाहते हैं। इसके लिए उन्हें निम्न में से किस शास्त्रीय उपकरणों का प्रयोग करना चाहिए? डेटा, आंकड़ों इकट्ठा करना, कविताएं, कहानियाँ और दुर्घटनाएं, केस स्टडी। ABCD। सामाजिक विज्ञान, सांस्कृतिक परंपरा, जीवन शैली, स्थान और पर्यावरण, शक्ति और अधिकार, शासन, अर्थव्यवस्था, नागरिक भावना आदि जैसे अवधारणाओं या मुद्दे जिनके सामाजिक निहितार्थ हैं का अध्ययन करना। आदिवासियों और दलितों को हाशियाई होने की प्रक्रिया पर चर्चा करने के लिए अध्यापक द्वारा प्रयुक्त विभिन्न प्रकार के शिक्षण शास्त्रीय उपकरण निम्नलिखित हैं। डेटा, कविताएं, एक कहानियाँ का बोर्ड और एक केस स्टडी। वृत्त अध्ययन, मुस्लिम समुदाय की स्थिति को समझने के लिए कक्षा में विभिन्न स्रोतों से प्राप्त डेटा का विश्लेषण किया जा सकता है। गीतों और कविताओं का उपयोग सामाजिक विज्ञान और भाषा का पाठ्यपुस्तकों के बीच बनी सीमाओं को समाप्त करने और यह स्थापित करने के लिए किया जाता है कि समुदायों के दैनिक जीवन में यह अलगाव मौजूद नहीं है। आदिवासियों को हाशियाई होने की प्रक्रिया पर चर्चा करने के लिए कहानी
کو बोर्ड का उपयोग करना, दलित पर केस स्टडी में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम के महत्व के साथ साथ उन तरीकों पर चर्चा होनी चाहिए जिससे यह कानून मौलिक अधिकारों के प्रति संविधान में प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इनमें से किसके द्वारा सामाजिक विज्ञान की कक्षा में आलोचनात्मक चिंतन बढ़ाया जा सकता है। सूचना स्रोत की विश्वसनीयता ढूंढना, संगत और असंगत सूचना में अंतर करना, पाठ्यपुस्तक में विषयों पर निर्देशित चर्चा करना, प्रमाणों के आधार पर परिणाम निकालना। निम्नलिखित में से किसके द्वारा सामाजिक विज्ञान की कक्षा के आलोचनात्मक चिंतन बढ़ाया जा सकता है। सूचना स्रोत की विश्वसनीयता ढूंढना, संगत और असंगत सूचना में अंतर करना, प्रमाणों के आधार पर परिणाम निकालना। ABD सामाजिक विज्ञान के एक व्यापक क्षेत्र का निर्माण करता है और मनुष्य के साथ उनके सामाजिक व्यवहार के संबंध का संचालन करता है। आलोचनात्मक चिंतन एक ऐसी प्रक्रिया है जो किसी व्यक्ति को निर्णय लेने के लिए सूचना एकत्रित करने, उसकी व्याख्या करने और उसका मूल्यांकन करने के लिए चिंतनशील, उचित, तर्कसंगत चिंतन का उपयोग करने के लिए चुनौती देती है। एक सामाजिक विज्ञान की कक्षा में आलोचनात्मक चिंतन निम्नलिखित के द्वारा बढ़ाया जा सकता है। सूचना स्रोत में विश्वसनीयता ढूंढना, स्रोतों में विश्वसनीयता का पता लगाना छात्रों में जिज्ञासा को प्रोत्साहित करता है, जिससे आलोचनात्मक चिंतन कौशल में वृद्धि होती है। संगत और असंगत सूचना के अंतर करना, संगत और असंगत सूचना की तुलना करने से उनके तुलना कौशल में वृद्धि होती है। परमाणु के आधार पर निष्कर्ष निकालना, जब आप परमाणु के आधार पर कोई निष्कर्ष या अनुमान निकालते हैं तो उस निष्कर्ष पर पहुंचने का एक कारण होता है जो आलोचनात्मक चिंतन कौशल को बढ़ाता है। इस प्रकार यह निष्कर्ष निकालता है कि केवल A, B और D सही विकल्प है। पाठ्यपुस्तक के विषयों पर निर्देशित चर्चा करना उन्हें विषय वस्तु को याद रखने के लिए बाध्य करती है और आलोचनात्मक चिंतन कौशल को बढ़ाने में सक्षम नहीं होती है। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के लिए लागू होता है। विषय वस्तु जानकारी आधारित होना चाहिए, विशिष्ट उदाहरणों का प्रयोग होना चाहिए, अवधारणात्मक स्मरण पर बल देना चाहिए, इसे वैज्ञानिक खोज की प्रक्रियाओं का अनुसरण करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के लिए लागू होता है। इसे वैज्ञानिक खोज की प्रक्रियाओं का अनुसरण करना चाहिए। सामाजिक विज्ञान समाज के विविध सरोकारों को समाहित करता है और इसमें इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र के विषयों से ली गई विषय वस्तु की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है। सामाजिक विज्ञान प्राकृतिक और भौतिक विज्ञानों की भांति वैज्ञानिक पूछताछ और उन तरीकों को स्पष्ट करने के लिए है जो सामाजिक विज्ञान द्वारा नियोजित तरीके ज्योतिष, प्राकृतिक और भौतिक विज्ञानों से अलग लेकिन किसी भी तरह से कमतर नहीं हैं को महत्व देते हैं।
یہ निष्कर्ष निकालता है कि सामाजिक विज्ञान शिक्षण के लिए लागू वैज्ञानिक पूछताछ की प्रक्रिया का पालन करना चाहिए। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में बहुसंवेदी दृष्टिकोण से शिक्षार्थियों की भावनाओं और रुचियों को आसानी से प्रोत्साहित किया जा सकता है। इसके लिए शिक्षण का प्रभावी तरीका निम्न में से कौन सा है? व्याख्यान विधि, चर्चा, चार्ट और प्रदर्शन, सर्वदृष्टि शिक्षण सहायक सामग्री। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में बहुसंवेदी दृष्टिकोण से शिक्षार्थियों की भावनाओं और रुचियों को आसानी से प्रोत्साहित किया जा सकता है। इसके लिए शिक्षण एक प्रभावी तरीका निम्न में से कौन सा है? सर्वदृष्टि शिक्षण सहायक सामग्री। शिक्षक की बहुसंवेदी उपागम एक समय में एक से अधिक संवेदनाओं के माध्यम से बच्चे को अधिगम के लिए बहुसंवेदी तकनीकों का उपयोग करने का संदर्भ देता है। बहुसंवेदी तकनीक दृष्टि, श्रवण, स्पर्श और चेतना की भावनाओं का एक साथ उपयोग करके अधिगम को बढ़ावा देने के लिए यह उपकरण सभी संवेदनाओं जैसे श्रवण, दृश्य, स्पर्श, अभिज्ञात आदि को सक्रिय और विकसित करके शिक्षार्थियों को ज्ञान के समृद्ध करते हैं। साझा पठन और सत्यापन कई संवेदी तकनीकों के उदाहरण हैं। सर्वदृष्टि शिक्षण सहायक सामग्री में शिक्षार्थियों के दृश्य संवेदनाओं के साथ साथ श्रवण का उपयोग करते हैं। सहायक सामग्री अधिगम को संज्ञानात्मक, भावनात्मक और मनोक्रियात्मक क्षेत्रों को प्राप्त करने में मदद करते हैं। अतः यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि एक सामाजिक विज्ञान कक्षा में शिक्षार्थियों की भावनाओं और रुचियों को सबसे आसानी से एक बहुसंवेदी उपागम द्वारा प्रोत्साहित किया जाता है, जिसके लिए शिक्षण की सबसे प्रभावी विधि श्रवण दृष्टि शिक्षण सहायक सामग्री के माध्यम से शिक्षण है। निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत एक प्राथमिक स्रोत है? बार्बर, तैमूरिद, प्रिंस एंड मुगल एम्पायर, द ग्रेट मुगल एंड विदियर इंडिया, बाबरनामा, मेमोरियल्स ऑफ बाबर, द ग्रेट मुगल। निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत एक प्राथमिक स्रोत है? बाबरनामा, मेमोरियल्स ऑफ बाबर। जिन स्रोतों से हम जानकारी प्राप्त करते हैं उन्हें डेटा स्रोत कहा जाता है और इनमें दस्तावेजों, लोगों और संसाधनों और मीडिया जैसे समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविज़न आदि शामिल हो सकते हैं। प्राथमिक स्रोत उन स्रोतों को संदर्भित करते हैं जो निम्न प्रकार हैं। मूल प्रथम हस्त सामग्री या ताज़ा जानकारी को शामिल करते हैं। इसमें एक घटना को दस्तावेज शामिल है जो लेखन द्वारा अनुभव किए गए हैं।
اس میں मौखिक इतिहास, आत्मकथा, समाचार पत्र संग्रह, सामूहिक प्रश्न पत्र आदि शामिल है। बाबरनामा बाबर के जीवन के बारे में हमारी जानकारी का स्रोत है। यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि बाबरनामा बाबर का प्राथमिक स्रोत है। सामूहिक परियोजनाओं के दौरान शिक्षक की भूमिका है कि विषय को बांट कर बाकी काम समूहों पर छोड़ दे, प्रस्तुतिकरण देकर छात्रों को अंक दे, समूह की प्रगति का मूल्यांकन करे, समूह को शुरू करने से लेकर अंत तक प्रक्रिया के दौरान सुसंवाद बनाए रखे। सामूहिक परियोजनाओं के दौरान शिक्षक की भूमिका है कि समूह के प्रगति का मूल्यांकन करे, समूह को शुरू करने से लेकर अंत तक प्रक्रिया के दौरान सुसंवाद बनाए रखे। सीधे प्रभावी शिक्षण विधियाँ आवश्यक उपकरण हैं जो शिक्षकों को कक्षा में छात्रों को सफलता प्राप्त करने में मदद कर सकते हैं। एक शिक्षक द्वारा उपयोग की गई विधियाँ उन कौशलों या जानकारी पर निर्भर करेगी जिन्हें शिक्षक छात्रों को स्थानांतरित करना चाहता है। एक परियोजना कार्य की एक श्रृंखला को संदर्भित करती है जिसे किसी विशेष लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए छात्रों के एक समूह द्वारा पूरा किया जाना चाहिए। समूह परियोजनाओं के दौरान शिक्षक की भूमिका इस प्रकार है। शिक्षक अधिदृष्टि या आदेश नहीं करता है, बल्कि शिक्षक की भूमिका का मार्गदर्शन और एक दार्शनिक की होती है। शिक्षक छात्रों को सहयोग से काम करने के लिए प्रोत्साहित करता है और समूह की प्रगति का मूल्यांकन करता है। शिक्षक पूरी प्रक्रिया में समूहों को सुसंवाद बनाता है। शिक्षक एक लोकतांत्रिक वातावरण बनाता है जहाँ छात्र डर के बिना स्वयं को स्वतंत्र रूप से व्यक्त कर सके। आप इनाम गांव में 3000 वर्ष पूर्व रहते थे। गत रात्रि गांव के मुखिया की मृत्यु हो गई। आपको अभिभावक अंत्येष्टि की तैयारी कर रहे हैं। पूरी स्थिति का वर्णन करें, साथ ही यह भी बताएं कि किस प्रकार का भोजन अंत्येष्टि के लिए तैयार हो रहा है। यह प्रश्न छात्रों के किस योग्यता का मूल्यांकन करता है। तुलनात्मक आकलन, व्याख्यात्मक आकलन, कल्पनाशीलता, तार्किकता। आप इनाम गांव में 3000 वर्ष पूर्व रहते थे। गत रात्रि गांव के मुखिया की मृत्यु हो गई। आपके अभिभावक अंत्येष्टि की तैयारी कर रहे हैं। पूरी स्थिति का वर्णन करें, साथ ही यह भी बताएं कि किस प्रकार का भोजन अंत्येष्टि के लिए तैयार हो रहे हैं। यह प्रश्न छात्रों के किस योग्यता का मूल्यांकन करता है। कल्पनाशीलता। सामाजिक विज्ञान, सांस्कृतिक परंपरा, जीवन शैली, स्थान, पर्यावरण, शक्ति और प्राधिकरण, शासन, अर्थव्यवस्था, नागरिक भावना आदि जैसे अवधारणाओं या मुद्दे का अध्ययन करता है जिनका एक सामाजिक प्रभाव है। यहाँ दृश्य को वर्णन करने का प्रश्न है जिसमें यह भी शामिल है कि अंत्येष्टि के लिए भोजन कैसे तैयार किया जा रहा है। आपको क्या लगता है कि क्या दिया जाएगा। यह छात्र प्रश्न का उत्तर देने के लिए अपनी कल्पना का उपयोग करेगा। यहाँ 3000 वर्ष पहले, उस समय लोग आधुनिक
نہیں تھے، لیکن ان کے پاس اپنے سوئم کے ریتی رواج تھے، اس لیے انہیں اس بھوجن کی کلپنا کرنی پڑی جو دیا جائے گا۔ یہ عطیہ نشکرش نکالا جاتا ہے کہ یہ پرشن چھاتروں کو کلپناشیلتا یوگتا کا آکلن کرنے کا پریاس کرتا ہے۔ سماجک وگیان میں مولیانکن کے سمبندھ میں نمن میں سے کون سا کتھن ستیہ ہے؟ کھلی پستک پریکشا اوبودھ کا شریشٹھ ماپن ہے۔ پاٹھوں سے لیے گئے پرشنوں کا ادھکتر آدھارت موکھک مولیانکن ستت ادھگم میں سہایک ہے۔ سماجک وگیان میں مولیانکن کے سمبندھ میں نمن میں سے کون سا کتھن ستیہ ہے؟ پاٹھوں سے لیے گئے پرشن پر آدھارت موکھک مولیانکن ستت ادھگم میں سہایک ہے۔ سماجک وگیان میں چھاتروں کے پردرشن کا مولیانکن ایک آوشک گتی ودھی ہے۔ یہ نردھارت کرنے کی ایک پرکریا ہے کہ سماجک وگیان کے لکشیہ کو چھاتروں دوارا کس سیما تک پراپت کیا گیا ہے۔ مولیانکن کو عام طور پر پرمان اور نیوجن ادیش کے لیے اپیوگ کیا جاتا ہے، لیکن اس کا پرشکشن ادیش کے لیے اپیوگ کرنے کی ادھک چھمتا ہے۔ اس کے لیے مولیانکن کو ایک ستت اور ویاپک پرکریا ہونا چاہیے۔ سماجک ادھین میں مولیانکن نمن پرکار ہیں: ایک کھلی پستک مولیانکن ایک پریکشا ہے جو چھاتروں کو اپنی پستکوں یا نوٹ بک پریکشا میں لانے اور پرشنوں کا اتر دینے کے دوران اپنی پستکوں کی جانچ کرنے کی انومتی دیتا ہے۔ کھلی پستکوں کا مولیانکن کا ادیش رٹن اسمرتی کے بوجھ کو کم کرنا اور سماپت کرنا ہے، لیکن یہ سیکھنے کا سب سے اچھا سنکیتک نہیں ہے۔ پاٹھ کے انت میں پرشنوں کے آدھار بنی کھلی پستک پریکشا ادھگم کے سروشٹھ سنکیتک پردان نہیں کرتی ہے۔ پاٹھ میں پرشنوں کے آدھار پر موکھک مولیانکن ستت ادھگم میں سہایک ہے۔ ایک موکھک پریکشا پریکشک اور پریکشارتھیوں کے بیچ ایک مخامخ پرشنوں کے اتر کی گتی ودھی ہے۔ اس پریکشنوں کا اپیوگ پریکشا لینے والے دوارا وشے کے گیان اور سمجھ کو ویکت کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ نرنے لینے کے لیے یا کسی وچار کو سمرتھن دینے کے سندربھ میں مانڈنڈ استھاپت کرنے کے لیے ودیارتھی سوچنا کا اپیوگ کر پائیں گے۔ اپروکت کتھن میں کون سا سنجناتمک پرکریا سے نروپت ہو رہا ہے؟ یاد رکھنے کی پرکریا میں، انوپریوگ کی پرکریا میں، وشلیشن کی پرکریا میں، مولیانکن کی پرکریا میں۔ نرنے لینے کے لیے یدی کسی وچار کو سمرتھن دینے کے سندربھ میں مانڈنڈ استھاپت کرنے کے لیے ودیارتھی سوچنا کا اپیوگ کر پا رہے ہیں۔ اپروکت کتھن میں سے کون سا سنجناتمک پرکریا سے نروپت ہو رہا ہے؟ مولیانکن کی پرکریا۔ مولیانکن کی پرکریا بلون کا ورگیکرن یا پرتیمائیں 1956 میں پرستت کیا گیا تھا کہ اس کا
اس کا نام شکاگو وشوودیالیہ میں ایک شیکسپیئر منوویگیانک بینجامن بلوم کے نام پر رکھا گیا تھا۔ یہ واستو میں ایک پدانکرم پرتیمان ہے جو شکشن اور انودیشاتمک ادیش کو جٹلتا کے ایک وششٹ اسپیکٹرم میں ورگیکرت کرتا ہے۔ بلوم کے گیان کو ورگیکرن کے انوسار ادھگم کے تین پرمکھ پکش ہیں: سنجناتمک پکش، بھاوناتمک پکش، منوکریاتمک پکش۔ سنجناتمک پکش: اس پکش میں ایک بچہ گیان سے سمبندھت ہوتا ہے اور پرینام سوروپ وہ نرمت کرنا، ملیانکن کرنا، وشلیشن کرنا، انوپریوگ کرنا، اوبودھن اور اسمرن کرنا سیکھتا ہے۔ یہاں اس پرشن میں شکشک اس پرشن کا آکلن کر رہا ہے کہ چھاتر نرنے لینے یا رائے کا سمرتھن کرنے کے لیے مانڈنڈ استھاپت کرنے کے لیے جانکاری کا اپیوگ کرنے میں سکچم ہوں گے۔ اس میں ملیانکن پرکریا کا پرتیندھتو کیا جاتا ہے۔ یہ چھاتر اودھارناؤں کا گیان ہونے کے بعد جانکاری کو لاگو کرتے ہیں اور پرکریا کا ملیانکن کرتے ہیں۔ یہ سنجناتمک پکش کے پدانکرمت کرم میں انتم چرن ہے۔ یہ نرنے لینے اور جانکاری اور سامگری کے ملیہ کے بارے میں نرنے لینے کی پرکریا کو سندربھت کرتا ہے۔ اتھا یہ نشکرش نکالا گیا ہے کہ ملیانکن پرکریا کو اپروکت کتھن میں درشایا گیا ہے۔ سنجناتمک چھیتر میں اپ چھیتر اس پرکار ہیں: گیان: یہ جانکاری کو پہچاننے اور یاد کرنے کی پرکریا کو سندربھت کرتا ہے۔ اوبودھ: یہ جانکاری کی ویاکھیا اور آتمسات کرنے کی پرکریا کو سندربھت کرتا ہے۔ انوپریوگ: یہ نئی اور وودھ استھتیوں میں جانکاری کے اپیوگ کی پرکریا کو سندربھت کرتا ہے۔ وشلیشن: یہ دی گئی جانکاریوں کے بیچ پرتیروپ اور سمبندھ کی پہچان کرنے کی پرکریا کو سندربھت کرتا ہے۔ سنشلیشن: یہ جانکاری کو جوڑنے اور ایک نوین وچار اتپن کرنے کے لیے ان کے بیچ سمبندھ بنانے کی پرکریا کو سندربھت کرتا ہے۔ ملیانکن: یہ نرنے لینے اور جانکاری اور سامگری کے ملیہ کے بارے میں نرنے کرنے کی پرکریا کو سندربھت کرتا ہے۔ نمنلکھت میں سے کون سا پہلو سواسپشٹ روپ سے ملیانکن پرکریا کو سوتربدھ کرنے کے لیے بچے ہیتو نشلک ایوم انواریا شکشا ادھینیم 2009 اللیکھت ہے؟ ساکشیہ آدھارت پرپشٹھ پردان کرنا، بچے کو بھے، اگیاتا اور چنتا مکت بنانا تتھا بچے کو ان کے وچار سوتنتر روپ سے ابھیویکت کرنے میں سہیوگ کرنا، بھارتیہ سنویدھان کے پرتیشٹھت ملیوں کے ساتھ انورت کرنا، آکلن کرنا کہ کس حد تک پاٹھیچر سمبندھت اپیکشاؤں اور ادھیگم پرکریا اتسرجت کیے جا چکے ہیں۔ نمنلکھت میں سے کون سا پہلو سواسپشٹ روپ سے ملیانکن پرکریا کے سوتربدھ کرنے کے لیے بچے ہیتو نشلک ایوم انواریا شکشا ادھینیم 2009 اللیکھت ہے؟ بچے کو بھے، آگات اور چنتا مکت بنانا تتھا بچے کو ان کے وچار سوتنتر روپ سے ابھیویکت کرنے میں سہیوگ کرنا، بھارتیہ سنویدھان کے پرتیشٹھت ملیوں کے ساتھ انورپتا بنانا۔ نشلک اور انواریا شکشا (RTE) کے لیے
बच्चे को अधिकार अधिनियम 2009 को वर्ष 2009 में भारतीय संसद द्वारा पारित किया गया था। यह अधिनियम 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चे को एक निकटवर्ती स्कूल में प्राथमिक शिक्षा पूरा करने तथा निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के लिए अधिकृत करता है। निम्नलिखित पहलुओं का मूल्यांकन प्रक्रियाओं को तैयार करने के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के बच्चे के अधिकार अधिनियम 2009 में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान में निहित मूल्य का पालन करना, बच्चे को व्यापक विकास, बच्चे के ज्ञान और क्षमता और प्रतिभा को विकसित करना, शारीरिक और मानसिक क्षमताओं को पूरी तरह से विकसित करना, बच्चों के अनुकूल और बाल केंद्रित तरीके से गतिविधियों, खोज और अन्वेषण के माध्यम से बच्चे के मूर्त भाषा, जहाँ तक व्यवहारिक हो, बच्चे शिक्षक को माध्यम के रूप में कार्य करती है। बच्चे को भय, आघात और चिंता से मुक्त बनाना और बच्चे को स्वतंत्र रूप से विचार व्यक्त करने में मदद करना, बच्चे के अवबोध और ज्ञान का व्यापक और निरंतर मूल्यांकन और इसे लागू करने की क्षमता। आपको क्या लगता है कि अध्यापक के द्वारा ओम प्रकाश वाल्मीकि के साथ असमानता का व्यवहार क्यों किया गया? आपने अपने को ओम प्रकाश के स्थान पर रखकर 4 पंक्तियों में लिखिए कि आप इस परिस्थिति में कैसे अनुभव करते हैं। यह प्रश्न छात्रों के हितों, योग्यताएं मूल्यांकन करता है, अनुभवों की तुलना व विपरीतता, परिस्थितियों से अनुमान लगाना और निष्कर्ष निकालना, समझना और तर्क, कल्पना और सृजनात्मक कौशल। आपको क्या लगता है कि अध्यापक के द्वारा ओम प्रकाश वाल्मीकि के साथ असमानता का व्यवहार क्यों किया गया? आप अपने को ओम प्रकाश के स्थान पर रखकर 4 पंक्तियों में लिखें कि आप इस परिस्थिति में कैसा अनुभव करते हैं। यह प्रश्न छात्रों के किस योग्यता का मूल्यांकन करता है? परिस्थिति और अनुमान लगाना और निष्कर्ष निकालना। सामाजिक विज्ञान के एक व्यापक क्षेत्र का गठन करता है और मनुष्य के साथ उनके सामाजिक व्यवहार को संबंध से सरोकार करता है। उपरोक्त प्रश्न छात्रों के अनुमान लगाने और छात्रों से निष्कर्ष निकालने की क्षमता का मूल्यांकन करने का प्रयास करता है। यहाँ छात्रों को स्थिति की कल्पना करनी होती है। अनुमान एक तर्कसंगत निष्कर्ष प्रस्तुत करना है, जबकि निष्कर्ष एक ज्ञात जानकारी का विस्तार करके परिणाम निकालना है। अनुमान, निगमन, निष्कर्ष, न्याय और संगत एक मानसिक निष्कर्ष पर पहुँचने का अभिप्राय है। अनुमान साक्ष्य से तर्क देकर एक निष्कर्ष तक पहुँचने का अभिप्राय है। यदि साक्ष्य छोटे हैं तो यह पद अनुमान लगभग समान होता है। निष्कर्ष को ज्ञात तथ्य या अवलोकनों के आधार पर अनुमान लगाने या निष्कर्ष तक पहुँचने के रूप में परिभाषित किया जाता है। अतः प्रश्न के अनुसार उपरोक्त प्रश्न छात्रों के परिस्थितियों के अनुमान लगाने या निष्कर्ष निकालने योग्यता का मूल्यांकन करता है।